नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में हम कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आई है, किसके द्वारा? रेटिंग एजेंसीज मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के द्वारा, जिसने ये बोला है कि इंडिया का ये जो आधार डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये रिलायबल नहीं है, चूंकि इंडिया के अंदर हॉट ह्यूमिड वेदर है। तो किस बेसिस पे मूडीज इंडिया के आधार सिस्टम को अनरिलायबल बोल रहा है, इसको देखेंगे। फ्यूकुशिमा की न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है जिसको हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, डिफेंस बोर्ड ने यहाँ पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने डिस्कस किए हैं कि इंडिया में एक और विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बनाना चाहिए। अभी के लिए हमारे पास विक्रांत है, विक्रमादित्य है, लेकिन भारत सरकार का प्लान है कि कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो इंडिया के पास। तो तीसरा बनाने की बात हो रही है। उसकी टाइमलाइंस क्या हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 9 नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई, कौन कौन से रूट्स पे लॉन्च की गई उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्यूजीज अजरबैजान जैसे जैसे नगोर्नो काराबाग के इलाके के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वहां से रिफ्यूजीज बाहर निकल रहे हैं। देखिए, मैं आपको अगर आप नक्शा दिखाऊं यहाँ पे, तो ओवरऑल बीच में ये नगोर्नो काराबाग की टेरिटरी आपको निकल के आ रही है। बगल में 1 2 3 4 5 6 7 ये जो टेरिटरीज थी, ये पहले आर्मेनिया के कंट्रोल के अंदर थी, लेकिन 2020 में जो जंग हुई थी, इन टेरिटरीज को वापस छीन लिया था किसने? अजरबैजान ने। अब फाइनली नगोर्नो काराबाग की टेरिटरी भी ऑलमोस्ट आर्मेनिया के हाथ से निकलती नजर आ रही है। आर्मेनिया को एक बहुत गंदी हार मिली है इस नगोर्नो काराबाग के इलाके में, और इसका वो पूरा का पूरा इल्जाम डाल रहे हैं रशिया के ऊपर कि रशिया ने सही समय पे उनकी मदद नहीं की। फिर यहाँ पे र्यूपर्ट मुर्डॉक ने अनाउंस किया है कि ही इज स्टेपिंग डाउन एज चेयरमैन ऑफ फॉक्स कॉर्पोरेशन एंड न्यूज कॉर्पोरेशन। सबसे बड़ा मीडिया मुगल माना जाता है यहाँ पे र्यूपर्ट मुर्डॉक को, लेकिन र्यूपर्ट मुर्डॉक को क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है क्योंकि इसने मीडिया स्टैंडर्ड्स को गिरा दिया है, मीडिया को एक इंडस्ट्री बना दिया है रेदर देन अ फ्री रिपोर्टिंग टूल। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ये तो हो गए भाई आज के करंट अफेयर्स के आर्टिकल, अच्छे आर्टिकल्स हैं। एडिटोरियल में मैं 2 ही आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूं। एक तो चाइना ने जो एक एंट्री डिनाई की है अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स को, ये आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा, एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स, ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक और आर्टिकल आज दोस्तों, डीलिमिटेशन, वो सेंसस को लेके और वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, तो उसके बारे में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बात हो रही है, तो बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। कुछ और नीडलेस पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं जिनको मैंने स्किप किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। चाइनाज डेनियल ऑफ एंट्री टू अरुणाचल एथलीट्स शोज अप द डिस्ट्रेस्ट इन ट्राइज। उसके साथ बता दूं दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली वीडियो फ्यूडलिज्म यहां पे लाइव हो चुकी है। ओवरऑल आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पहली वीडियो डेमो है, तो ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। ये ओवरऑल आपको मेंटरशिप कोर्स में भी मिल जाएगी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की जो मैंने सीरीज बना रखी, प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको अपलोडेड मिल जाएगी। तो पहली वीडियो फ्यूडलिज्म की आ चुकी है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसके बाद की वीडियोस सब्सिक्वेंटली अपलोड होती रहेंगी। उसके लिए चाहे तो आप मेंटरशिप कोर्स और वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। कुछ आंसर राइटिंग की सीरीज में एथिक्स थ्रू फॉर्मूलाज में लेके आऊंगा, और एक टर्मिनोलॉजी की वीडियो है जो कि ऑलरेडी अपलोड हो, मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है, अपलोड आज हो जाएगी। उसके बाद एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज इज फिनिश्ड। तो भैया, एशियन गेम शुरू हुए 23 सितंबर को चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा हांगझाऊ में, और जबरदस्त स्पेक्टेकल के थ्रू इनको लॉन्च किया गया। ओपनिंग सेरेमनी एज एक्सपेक्टेड चाइना में ग्रैंड ही होती है, और बेसिकली एशियन सॉलिडारिटी का मैसेज यहाँ पे दिया गया। जो ओपनिंग सेरेमनी थी, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट की गई चाइना के अंदर, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इंडिया और चाइना के डिसेंशंस इस पर्टिकुलर ओपनिंग सेरेमनी में भी नजर आए। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इंडिया की तरफ से चाइना नहीं गए, उन्होंने आखिरी समय पे अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि 3 इंडियू वुशु प्लेयर्स अरुणाचल प्रदेश, तीनों फीमेल एथलीट्स हैं। मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है वुशु। नेमान वांगसू, ओनिलू तेगा और मेपुंग लामगू, आई एम रियली सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, इनको यहां पे ट्रेवल नहीं करने दिया गया चाइना के अंदर। बेसिकली इन 3 एथलीट्स को ऑलरेडी एक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जा चुका था, और ये एक्रेडिटेशन वैलिड ट्रेवल परमिट होता है। एंड टाइम पे चाइनीज अथॉरिटीज ने एयरलाइंस को बोला कि इन 3 एथलीट्स को आप फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दोगे। चाइना ने यहां पे इंटेंशनली पॉलिटिक्स की है। इन्हीं 3 एथलीट्स को जुलाई अगस्त के समय पे स्टेपल्ड वीजा इशू किए गए थे, जब चिंगड़ू में व्यूशु का एक कंपटीशन हो रहा था, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे। तो उस समय पे 8 मेंबर की जो व्यूशु मार्शल आर्ट्स की टीम थी ना, उसको इंडिया ने भेजा ही नहीं था। 2005 से लेके अब तक
चाइना अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से आने वाले एथलीट्स को स्टेपल्ड वीजा इशू करता है, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर लोग एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से आ रहे। स्टेपल्ड वीजा में होता क्या है कि नॉर्मल पासपोर्ट में एक स्टैम्प्ड पेपर चिपका हुआ होता है एज अ वीजा। जब एक अनस्टैम्प्ड पेपर चिपकाओ मत, आप एक पिन के थ्रू या स्टेपल के थ्रू पासपोर्ट से अटैच कर दो, तो आप उसको स्टेपल्ड वीजा बोलते हो। चाइनीज अथॉरिटी इस स्टेपल्ड वीजा को एक वैलिड डॉक्यूमेंट, ट्रेवल डॉक्यूमेंट बोलती है। वो बोलती है कि आप स्टेपल्ड वीजा पे भी चाइना आ सकते हो। भारत सरकार इस स्टेपल्ड वीजा को डिस्क्रिमिनेशन बोलता है ऑन बेसिस ऑफ एथनिसिटी। भारत सरकार बोलता है कि जो चाइना उल्टे सीधे क्लेम कर रहा है कि ये इलाका उनका है इसलिए हम इसको स्टेपल्ड वीजा इशू करेंगे, क्लेम सही नहीं है। पहले बहुत बार ब्यूरोक्रेटिक डेलीगेशंस को चाइना में जाने से रोका गया है, स्पोर्टिंग डेलीगेशंस को चाइना में जाने से रोका गया जब स्टेपल्ड वीजा इशू किए गए। और यहां पे भी इन 3 प्लेयर्स को स्टेपल्ड वीजा इशू किए गए थे, लेकिन इन 3 प्लेयर्स के पास एक्रेडिटेशन भी था और एक्रेडिटेशन भी वैलिड ट्रेवल परमिट होता है। लेकिन चाइना ने यहां पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके ओवरऑल इन 3 एथलीट्स की ट्रेवल को रोका है और यह मैसेज दिया है कि इंडिया तो स्टेपल्ड वीजा को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जब इंडिया खुद स्टेपल्ड वीजा को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये 3 एथलीट्स कैसे आ रहे हैं? पहले भारत सरकार स्टेपल्ड वीजा एक्सेप्ट करे, फिर हम इन 3 एथलीट्स को लेंगे। मतलब कुल मिला के ओवरऑल गेम्स में भी यहां पे पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी है। ओलंपिक्स में भी कुछ इस प्रकार की पॉलिटिक्स की थी चाइना ने, यहां पे भी की है। और ओवरऑल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो कि ऑर्गेनाइजर है एशियन गेम्स का, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। जो रणधीर सिंह है, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, वो प्रेसिडेंट जी के साथ मिले हांगझाऊ में और ओवरऑल यहां पे बातचीत के थ्रू मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ बातचीत ही हो रही है। पहले भी 2005 में, 2011 में कई बार इंडियन एथलीट्स की एंट्री को स्टेपल्ड वीजा के थ्रू अलाउ किया चाइना ने, भारत सरकार ने मना कर दिया। और इस बार तो चाइना ने आउट ऑफ द वे जाके इन स्टेपल्ड वीजा के बेसिस पे घुसने ही नहीं दिया एथलीट्स को। ठीक है ना? पहले तो क्या होता था कि स्टेपल्ड वीजा इशू करता था, भारत सरकार ही नहीं भेजती थी। अब स्टेपल्ड वीजा है और भारत सरकार ने स्टेपल्ड वीजा को अप्रूवल नहीं दिया, तो हम इन एथलीट्स को अपनी कंट्री के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो इस हद तक अपनी घटिया पॉलिटिक्स पे चाइना उतर आया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पीस बरकरार हो नहीं रहा। भारत सरकार ने बोल दिया जब तक तुम पीस बरकरार करोगे नहीं तब तक बाकी नेशंस नॉर्मलाइज होंगे नहीं। चाइना भी नॉर्मलाइज करने के मूड में लग नहीं रहा है और मैटर्स लगातार अलग अलग इश्यूज को लेके बिगड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर द इजराइल लिंक एंड जियोपॉलिटिक्स। भैया 2023 का जो समिट है ना G20 का इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर, वो जबरदस्त गया, बहुत प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है ना? ग्रुप ने लिमिटेड इकोनॉमिक अप्रोच के आधार पर दुनिया जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज से सफर कर रही है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, अंडर डेवलपमेंट हो, वेल्थ कंसंट्रेशन हो, पॉवर्टी हो, फॉलिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हो, प्रिंसिपल्स ऑफ पीस हो, इंडिया को रिमार्केबल सक्सेस मिला है। अर्ली सितंबर में अगर आप देखो तो ग्लोबल प्रेस ने पूरी दुनिया में इंडिया के G20 की लीडरशिप की सराहना की। एक चाइना को छोड़ दो, चाइना ने सराहना नहीं की और ऑब्वियस सी बात है चाइना कभी इंडिया की सराहना करेगा भी नहीं, वो हर मीन से इंडिया को अपोज ही करेंगे। तो बेसिकली इंडिया के अचीवमेंट्स क्या क्या थे? अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बना लिया गया है। एक क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करने की बात की गई बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू। सब्सटेंशियल एड यहां पे अनाउंस की गई एशिया अफ्रीका के लिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यहां पे बनाया गया है। दिल्ली डिक्लेरेशन आया है जिसके थ्रू एक ज्वाइंट स्टेटमेंट किया गया G20 के द्वारा। अब ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसको आप दिल्ली डिक्लेरेशन बोल रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के बावजूद, पावर स्ट्रगल्स के बावजूद, जहां पे एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरी तरफ चाइना और रशिया है, यूक्रेन का मुद्दा है, इसके बावजूद भी इंटरनेशनली एक मिडिल डायलॉग को यहां पे पॉसिबल किया है। समझ गए बात को? तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही हैं। इंडिया needed a text that had something for everyone so that each member can go back with a win। भारत सरकार ने यहाँ पे एक सिंपल आइडिया को अपनाया कि भाई हर के लिए इस G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। सबको लगे कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ जीता, रशिया को भी लगे, बाकी कंट्रीज को भी लगे। ठीक है ना? यूक्रेन के वॉर के चलते अब दुनिया भर के इवेंट्स को बंद नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन सोच रहा है कि वो जंग लड़ रहे हैं तो पूरी दुनिया उनके बिहाफ पे जंग लड़ने लगेगी रशिया से, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। तो भाई अगर आप देखो तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पे साइन किया गया, एक रेल शिप रूट है, ट्रांसपोर्ट करेगा गुड्स को यूरोप से, ठीक है ना, इंडिया तक। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया सब रास्ते में आते हैं। सऊदी अरेबिया जॉर्डन रास्ते में आते हैं, इसराइल का हाइफा पोर्ट रास्ते में आता है। तो ओवरऑल ये सारी कंट्रीज इस IMEC कॉरिडोर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस पर्टिकुलर डील को एक बिग डील बोला है।
खास बात दोस्तों ये है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस डील में इंटरेस्टेड है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील के लिए जो बाइडेन को थैंक यू किया है, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू क्यों नहीं किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, जब IMEC कॉरिडोर इंडिया की G20 लीडरशिप के अंदर लाया गया। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू कुछ हद तक इंडिया से नाराज चल रहे हो। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत सारी प्रकार की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने जुडिशियल ओवरहॉल बिल लेके आए, जिसके चलते इजराइल के लोग ही कहीं ना कहीं इस समय पे इजराइल की सरकार से नाराज हैं और मिस्टर नेतन्याहू के डिक्टेटर एटीट्यूड से नाराज हैं। ठीक है, इनफैक्ट खुद जोसेफ बाइडेन ओपनली यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो G20 मेंबर कंट्रीज में कौन कौन आता है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। इजराइल नहीं है। तो वो कंट्रीज जो कि G20 की मेंबर नहीं है, उसमें से इंडिया ने किसको किसको न्योता दिया? बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस को, नीदरलैंड्स को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इजराइल को न्योता नहीं दिया गया। तो नॉन G20 कंट्रीज जिसको इंडिया ने न्योता दिया उसमें इजराइल नहीं था। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में इंडिया ने IMEC लॉन्च कर दिया, जो कि इजराइल के हाइफा पोर्ट से होकर गुजरता है। तो ऐसा क्या है कि यहां पे इजराइल को न्योता नहीं दिया गया, और इजराइल का नाराज होना लाजमी है कि भाई तुम हमको न्योता नहीं दे रहे हो यार G20 में, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? तो यह वजह बताई जा रही कि भाई देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शायद जोसेफ बाइडेन भी सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के लीडर है, वो भी सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। दो तीन वजह है, एक तो बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक अपोजिशन बहुत ज्यादा है इजराइल में। दूसरा, पैलेस्टीन विवाद को लेके अभी भी मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू के बीच में चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। तो हो सकता है नेतन्याहू को इन्विटेशन दे देते तो शायद मोहम्मद बिन सलमान नाराज हो जाते। देखिए, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी तरीके से इंटरेस्ट दिखाया है इजराइल के साथ अपने एंगेजमेंट्स बढ़ाने में, लेकिन उसके लिए सऊदी अरेबिया की कुछ शर्तें हैं, मोहम्मद बिन सलमान की कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को लेके भी बातचीत होनी बाकी है, और फाइनली जो एग्रीमेंट साइन है वो होना बाकी है। तब तक ओवरऑल इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अवॉइड करने की कोशिश की गई है, इसलिए G20 में इनको नहीं बुलाया गया। समझ गए? तो बेसिकली सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच का बॉयकॉट यहां पे खत्म होना जरूरी है। अगर ये बॉयकॉट खत्म होता है और सऊदी अरेबिया इजराइल की दोस्ती हो जाती है, तो कुछ हद तक इजराइल बाकी मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि मलेशिया और पाकिस्तान के भी करीब आ सकता है। लेकिन पैलेस्टीनियन कॉज के रिस्पेक्ट में इजराइल को कुछ ना कुछ ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव दिखाना पड़ेगा। समझ गए? रिसेंटली अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया ने अरब लीग के साथ मिलकर, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर, इजिप्ट और जॉर्डन के साथ मिलकर पीस डे एफर्ट शुरू किया है, जहां पे इजरायलीज और पैलेस्टीनियन लीडर्स को बोला जा रहा है कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज करिए, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करिए, प्रॉपर तरीके से बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट करिए। तो बेसिकली IMEC कॉरिडोर को सक्सेसफुल बनाने के लिए इजराइल का पूरी तरीके से इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होना जरूरी है, और इजराइल और सऊदी अरेबिया की यहाँ पे दोस्ती होनी जरूरी है। तो यहाँ पे इंडिया और US को बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व होके सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में पीस मीडिएट करना चाहिए। ठीक है ना? मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको शुरू में बताया दोस्तों, मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ साथ वर्ड हिस्ट्री का कोर्स भी आपके लिए आ चुका है, और ओवरऑल एथिक्स टू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज का कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है। तो आप चाहें तो इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम को अवेल करें। इससे आपको वर्ड हिस्ट्री और एथिक्स टू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज दोनों इंक्लूडेड मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स की पहली न्यूज, आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया रेटिंग एजेंसीज। भाई, ग्लोबल रेटिंग मेजर मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने यह बोला है कि बहुत सारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी वल्नरेबिलिटीज हैं सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में इंडिया का सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाता है, आधार पे होगा। तो बेसिकली ये जो यूनिक आईडी सिस्टम है, इसमें कई बार सर्विस जेन्युइन होता है, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को ह्यूमिड कंडीशंस में अनरिलायबल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आधार सिस्टम इनेबल करता है एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, आइरिस स्कैन के थ्रू, वन टाइम पासकोड्स आते हैं। कई बार हर्डल्स फेल करने पड़ते हैं, ऑथराइजेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है आधार को, इंटीग्रेट करता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के, आप कह लो ऑनलाइन डाटा बेसिस को, वेलफेयर बेनिफिट्स यहाँ पे बांटे जाते हैं। ये जो सिस्टम है, कई बार सर्विस डिनायल होता है इसमें,
रिलायबिलिटी और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है। जो मैनुअल लेबर्स हैं वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ओवरऑल इस पर्टिकुलर सर्विस को एफिशिएंटली एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिनके चलते सरकारी बेनिफिट्स उनके पास टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये जो रेटिंग एजेंसी है मूडी, इसके रिमार्क्स क्या बोलते हैं कि भाई आधार सिस्टम को रूटीन एक्टिविटीज के लिए भारत सरकार अडॉप्ट तो कर रही है, लेकिन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ओवरऑल अभी भी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे डिजिटलाइजेशन एक लिमिट तक ही लिमिटेड है, और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पे प्रॉपर तरीके से इस आधार जैसे डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होना एक सही अप्रोच नहीं है। कुछ इस प्रकार की बात मूडी इन्वेस्टर सर्विस यहां पे कर रहा है। अगला, फ्यूकुशिमा की न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी, ये काफी अच्छा आर्टिकल है। पिछले महीने देखिए तो न्यूज निकल के आई थी कि जापान ने बड़ी क्वांटिटी में कंटेमिनेटेड न्यूक्लियर वेस्ट वाटर को फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। 13 अप्रैल 2021 को जापान सरकार ने प्लान्स अनाउंस किए कि वो 1 मिलियन टन कंटेमिनेटेड वाटर फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगले 30 सालों तक धीरे धीरे करके ओशन में छोड़ेंगे। ये जो वेस्ट वाटर है ना, ये बाई प्रोडक्ट था कैटास्ट्रोफिक 2011 के अर्थक्वेक का। जब 2011 का अर्थक्वेक आया और उसके चलते सुनामी आई, पानी घुस गया न्यूक्लियर रिएक्टर में, रेडिएशन लीकेज हुआ, जिसके चलते पानी कंटेमिनेट हो गया। तो इस 1 मिलियन टन पानी को स्टोर करके रख रखा था जापानीज अथॉरिटी ने। अब इस पानी को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया है और सेफ बनाया गया है। समझ गए? तो बेसिकली ये जो सेफ रेडियो एक्टिव पानी है, इसको हम समुद्र में फेंकेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो डोमेस्टिक पब्लिक, फॉरेन पब्लिक, साउथ कोरिया, रशिया, चाइना, सब जापान के इस पर्टिकुलर डिसीजन से नाराज है। उनका ये बोलना है कि अगर आप ये रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में फेंकते हो तो इससे मेजर हेल्थ रिस्क उठ सकते हैं। कोरिया, जापान में लोग सी फूड बहुत खाते हैं, और समुद्र के अंदर ही आप ये कंटेमिनेटेड रेडियो वाटर फेंक रहे हो, ये सही नहीं। जापान का बोलना है कि भाई जो पानी हम समुद्र में फेंक रहे हैं, इसको ट्रीट किया गया है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के द्वारा, टेप्को के द्वारा। ठीक है, ये जापान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है। 2011 से ओवरऑल टेप्को को काम दिया गया है इस पर्टिकुलर फ्यूकुशिमा डाइची पावर प्लांट की डीकमीशनिंग का और वेस्ट को मैनेज करने का। तो अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू यहां पे पानी को साफ किया गया है, डीकंटेमिनेट किया गया है टेप्को के द्वारा, जिसमें एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम टेक्निक है, जो कि 62 प्रकार की रेडियो एक्टिव मटेरियल को हटाता है। एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि इस पानी से नहीं हट पाया है, वो है ट्रीटियम। अब यहां पे अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। टेप्को और जापानीज गवर्नमेंट का बोलना है कि जो ट्रीटियम का लेवल है पानी के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एक्सीड नहीं करता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से, जो कि यूनाइटेड नेशंस की वॉचडॉग है, टेप्को की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ट्रीटियम जो रेडिएशन एमिट करता है, जितना रेडिएशन यहाँ पे ओवरऑल इस वेस्ट वाटर में है, और ट्रीटियम जितना भी रेडिएशन यहाँ पे एमिट करेगा, वो बहुत वीक है। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर उस रेडिएशन को रोक सकता है। बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो ट्रीटियम की लिमिट होनी चाहिए, उससे 6 गुना कम है ट्रीटियम इस पर्टिकुलर कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर में। तो हम यहाँ पे इस वेस्ट वाटर को प्रॉपर तरीके से साफ करके समुद्र में फेंक रहे हैं। हम ऐसे ही इसको फेंक के समुद्र गंदा नहीं कर रहे हैं। और हम ट्रीटियम को एक्चुअली में, जितना ट्रीटियम बचा है इस पानी में, इसको एक्चुअली में हम हटा नहीं सकते, क्योंकि एक लिमिट के बाद ट्रीटियम पानी में वैसा ही हो जाता है जैसा हाइड्रोजन। उसको एक्सट्रैक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई। शुरू में इस पर्टिकुलर पानी में ट्रीटियम का लेवल बहुत ज्यादा था, बट इसको डाइल्यूट किया गया इसमें और पानी मिला के। ओके भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। लेकिन जापान के इन एश्योरेंसेस के बाद भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो शांत नहीं हो पा रही है, उसका डर यहाँ पे खत्म नहीं हो पा रहा है। एक पोल कंडक्ट करी गई थी जापान के जीजी प्रेस के द्वारा, जिसने ये दिखाया कि 16.3% रिस्पोंडेंट्स अपोज्ड हैं कि पानी, ट्रीटेड वाटर को आप ओशन में डिस्चार्ज मत करो। 30.8% का बोलना है कि ना वो अपोज्ड है ना वो फेवर में। और बहुत सारे प्रोटेस्ट तो सियोल में, साउथ कोरिया में इस बात को लेके हुए कि भाई पानी को आप ओवरऑल समुद्र में मत छोड़िए, कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर को, क्योंकि ये सी फूड को खराब कर सकता है। और सी फूड ज्यादातर कंज्यूम होता है साउथ कोरिया और जापान दोनों में। कुछ सर्वे ने यह भी दिखाया कि 80 to 85% साउथ कोरियंस इस वाटर रिलीज के अगेंस्ट है। चाइनीज सरकार भी जापान के इस पर्टिकुलर डिसीजन को अपोज कर रही है, और जापान से आने वाले सी फूड के इंपोर्ट को चाइना में ऑलरेडी बैन कर दिया गया। अलग अलग कंट्रीज, चाइना, साउथ कोरिया तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है स्टेप के कि आप कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर को समुद्र में छोड़ रहे हो। अब देखिए,
बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि साइंटिफिकली जो लेवल्स ऑफ रेडिएशन है वेस्ट वाटर में बहुत ज्यादा नहीं है, तो पैनिक करने वाली बात नहीं है, लेकिन लो लेवल्स पे भी रेडिएशन कहीं ना कहीं नुकसान तो देखो पहुंचाती है। ट्रीटियम आराम से लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी में पहुंच सकता है, ट्रीटेटेड वाटर की तरह ब्लड में पहुंच सकता है, प्लेसेंटा में पहुंच सकता है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी के अंदर ट्रीटियम या फिर ट्रीटिएटेड वाटर पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर इंपैक्ट दिखा सकता है। बहुत प्रकार के केमिकल इंपैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली भले ही यहाँ पे रेडिएशन बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटीज में, लेकिन ये माइन्यूट क्वांटिटीज का भी रेडिएशन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में नुकसान ही पहुंचेगा। ओके भाई, आईएईए का जो डिसीजन है भाई, देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ओवरऑल इस वाटर को चेक किया है और इस वाटर को चेक करके उन्होंने सर्टिफाई किया कि हाँ भाई इसमें ओवरऑल बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आसपास कंट्री को डर है। बट प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों ये जापानीज ये 1 मिलियन टन पानी कब तक स्टोर करके रखेंगे, कभी ना कभी तो उसको डिस्पोज ऑफ करना ही है। तो बेसिकली जापान के पास यहाँ पे इफेक्टिवली और कोई ऑप्शन है नहीं इस वाटर को रिलीज करने के अलावा, क्योंकि इस प्लांट के आसपास ज्यादा जगह यहाँ पे बची भी नहीं और लंबे समय तक वाटर अगर यहाँ पे स्टोर्ड रहता है तो पोटेंशियल लीकेजेस होते हैं। एक और प्लान यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था कि वाटर को छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टोर करके देश के अलग अलग हिस्से में ले जाके डिस्पोज ऑफ करो, उसका इम्पैक्ट और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बेटर यही रहेगा कि धीरे धीरे करके इसको एक पर्टिकुलर जगह पे रिलीज किया जाए वाटर, वेस्ट वाटर में, और जिस जगह पे रिलीज किया जा रहा है वहां के सी फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए लोगों के साथ। प्लस यहाँ पे जापान ने साउथ कोरिया के साथ एक ट्रांसपेरेंट रिश्ता बना के रखा है, प्रॉपर तरीके से अपने एक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वॉच के अंदर यहाँ पे सब कुछ हुआ है। जहां जहां पे ओवरऑल इस वेस्ट वाटर को छोड़ा जा रहा है वहां वहां के सी फूड को लगातार मॉनिटर किया जाएगा, उसमें कंटेमिनेशन के लेवल को मॉनिटर किया जाएगा, उस समय तक उस सी फूड को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जापान ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे काम किया है, बहुत कम ही इस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है। तो आगे आने वाले समय में चाइना का हार्डलाइन रिस्पॉन्स कितना बदलेगा ये देखना बाकी है। साउथ कोरिया के साथ तो देखिए जापान के कुछ हिस्टोरिकल कुछ लीगेसीज इशू है। एक समय पे जापान ने साउथ कोरिया के ऊपर एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन किया था, काफी अत्याचार किया था, तो उस चक्कर में, और जापान ने चाइना के ऊपर भी अत्याचार किया है, कॉलोनियल ऑक्यूपेशन किया, तो उस चक्कर में आज की डेट में चाइना और साउथ कोरिया दोनों ओपनली एक दूसरे को अपोज करते नजर आ रहे हैं। बट एक्चुअली में यहाँ पे जो जापान का स्टेप है वो काफी प्रैक्टिकल है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। जापान ने ओवरऑल अपनी न्यूक्लियर नीड्स को बहुत स्टेबलाइज किया है। 2011 के अर्थक्वेक से पहले 30% जापान की इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर से आती थी। एज ऑफ मार्च 2023 10% से कम इलेक्ट्रिसिटी जापान की न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू आती है। तो फ्यूकुशिमा एक्सीडेंट के साथ जापान ने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, जो उनकी इंपेंडिंग प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, जिसके लिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की कोशिश है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक न्यूज है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की पिछले हफ्ते मीटिंग हुई और यहाँ पे नेवी के एक प्रपोजल को डिस्कस किया गया कि इस विक्रांत लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर क्या एक और यहाँ पे बनाया जाए। यहाँ पे आपको आईएनएस विक्रांत नजर आ रहा है। आईएनएस विक्रांत को पावर करते हैं 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 इंजन। इसकी मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स की है, एंड्योरेंस 75,000 नॉटिकल माइल्स का है। तो भैया डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने यहां पे बात की कि क्या एयरक्राफ्ट विक्रांत लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर हम एक और बना सकते हैं। अभी के लिए यहां पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस पर्टिकुलर आइडिया को अप्रूवल नहीं दिया है। अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर इस आइडिया को फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से, जिसको लीड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और फिर ये आइडिया एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड पिछले फ्राइडे मिला, इस इश्यू को डिस्कस किया गया, अगली मीटिंग में भी डिस्कस किया जाएगा। अगर विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाता तो कुछ 40,000 रुपए करोड़ का खर्चा आएगा। अभी के विक्रांत में कुछ मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड किए जाएंगे, उसके बेसिस पे ही अगला ओवरऑल विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा। और इसको बनाएगा कौन? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ही बनाएगा, जिसने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। अभी का जो आईएनएस विक्रांत है 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है, 44,800 टन उसकी डिस्प्लेसमेंट है, 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 इंजन उसको पावर करते हैं। ठीक है, स्टोबार मैकेनिज्म है, शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी, एक स्काई जिम फॉर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट भी है इसमें, 3 एरेस्टर वॉयर्स हैं रिकवरी ऑन बोर्ड के लिए। अगर आप देखो तो कुछ हद तक ओवरऑल एक और रशिया से खरीदा हुआ हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। इसकी जो
डिस्प्लेसमेंट है वो है 44,500 टन। $2.3 बिलियन की डील हुई थी इंडिया की रशिया के साथ, जिसके चलते ये विक्रमादित्य हमने रशिया से खरीदा था, उसमें भी स्टोबार मैकेनिज्म है। तो ओवरऑल अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और एक्विजिशन काउंसिल एक दूसरा विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर का अप्रूवल देते हैं, तो इसको इतना समय लग जाएगा बनने में कि इफेक्टिवली जब विक्रमादित्य रिटायर हो रहा होगा तब ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार होगा। अब शुरू में तो प्लान ये था कि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया बनाएगा, एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी कैपेसिटी 75,000 टन की होगी, कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ होगा। बट इस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा समय भी लग जाएगा और बहुत ज्यादा पैसा भी लग जाएगा, इसलिए विक्रांत जैसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप अभी जो विक्रांत सर्विस में है इसकी बात करो, तो इसकी कील रखी गई थी 2009 में, वाटर में लॉन्च हुआ था 2013 में, कमीशन हुआ था 2022 में। तो अभी के लिए अगर विक्रांत जैसा कोई दूसरा एयरक्राफ्ट बनाना शुरू करते हैं तो कम से कम 7 से 8 साल तो देखो लग ही जाएंगे। और क्या है, इंडिया एक ट्रबल्ड नेबरहुड में है, तो ओवरऑल हमारी दोनों बाउंड्रीज, चाहे ईस्ट कोस्ट चाहे वेस्ट कोस्ट, दोनों तरफ पे एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर होना तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी के लिए हमारे पास दो फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रांत और विक्रमादित्य। एक और आ जाता है तो 3 हो जाएंगे। हालांकि तीसरा आने में अगर विक्रमादित्य रिटायर हो गया तो अपने आप में फिर 2 ही बचेंगे इफेक्टिवली। लेट्स सी कितनी तेजी से भारत सरकार इसको मना पाती है। 9 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई हैं जो कि रिलीजियस टूरिस्ट साइट्स को जोड़ेंगी। किस किस रूट पे लॉन्च होंगी? उदयपुर जयपुर, जामनगर अहमदाबाद, पटना हावड़ा, रांची हावड़ा, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, वाया रेनीगुंटा तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई, कासारगोड तिरुवनंतपुरम। तो इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स होंगे, कवच इसमें लगा हुआ होगा, मॉडर्न स्पीडी कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, कॉमन लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, स्टूडेंट कम्युनिटी, टूरिस्ट, सब इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नए होस्ट ऑफ फीचर्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए, जैसे सीट रिक्लाइन को बढ़ा दिया गया है 17.31 डिग्री से बढ़ा के 19.37 डिग्री कर दिया गया, कुशनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, कलर सीट का बदला गया, रेड से ब्लू कर दिया गया है, ठीक है ना भाई। मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटीज को यहाँ पे बढ़ाया गया, एक्सटेंडेड फुट सेट दिया गया, मैगजीन बैग्स दिए गए हैं। तो कुल मिला के नए कंफर्टेबल फीचर्स इस पर्टिकुलर ट्रेन में जोड़े गए। ठीक है, आगे चलते हैं। रिफ्यूजीज लीव एज अजरबैजान टेक्स कंट्रोल ऑफ काराबाग। भाई क्या हुआ, एथनिक आर्मेनियंस जो कि नगोर्नो काराबाग के इलाके में रहते थे, वो अब नगोर्नो काराबाग का इलाका छोड़ के आर्मेनिया मेनलैंड के अंदर आने शुरू हो गए। लाइटनिंग विक्ट्री के साथ यहाँ पे अजरबैजान ने फिर से नगोर्नो काराबाग के इलाके के ऊपर कब्जा किया, अटैक किया, और ओवरऑल जो भी सेपरेटिस्ट थे नगोर्नो काराबाग के इलाके में, जो कि अपना सपोर्ट आर्मेनिया के प्रति दिखाते थे, वो अब यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं, अपने वेपन्स को सरेंडर करके ये आर्मेनिया की तरफ यहाँ पे निकल रहे हैं। हालत बहुत खराब है। ओपनली यहाँ पे आर्मेनिया अब रशिया के अगेंस्ट बोल रहा है। ओपनली यहाँ पे आर्मेनिया बोल रहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लाने वाली ट्रीटी को रेटिफाई करेंगे। इस पर्टिकुलर ट्रीटी ने एक अरेस्ट वारंट निकाल रखा है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। आर्मेनिया यहाँ पे खासा नाराज है कि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमको प्रोटेक्ट करना। 2020 में भी रशिया ने हमको प्रोटेक्ट नहीं किया और अब भी रशिया ने हमको प्रोटेक्ट नहीं किया। रशिया आप क्या ही प्रोटेक्ट करेगा, यूक्रेन के साथ उनकी जंग चल रही है। मतलब आर्मेनिया इस जंग में, एक तो लैंडलॉक कंट्री आर्मेनिया, ऊपर से इस जंग में वो अजरबैजान के खिलाफ अकेला पड़ गया। तो 2020 की जंग में तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो टेरिटरीज थी, जो कि नेबरिंग टेरिटरीज थी, इनके ऊपर भी आर्मेनियंस का ही राज था। ये छीनी थी किसने? आपके अजरबैजान ने। और अब ये जो मेनलैंड टेरिटरी है, यहाँ पे जो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट रहा करते थे, इनको भी कहीं ना कहीं खदेड़ दिया गया आर्मेनिया के अंदर। मतलब ओवरऑल नगोर्नो काराबाग का ऑलमोस्ट पूरा इलाका अब अजरबैजान के कंट्रोल के अंदर चला गया। आर्मेनिया को एक मैसिव लॉस यहाँ पे झेलना पड़ा है, एक मैसिव डिफीट यहाँ पे झेलनी पड़ी। और आज की फाइनल न्यूज, मोर्डोक स्टेपिंग डाउन इज नॉट इनफ टू रिस्टोर द पब्लिक ट्रस्ट इन मीडिया। भाई देखिए, रॉबर्ट मुर्डॉक ने यहाँ पे रूपर्ट मुर्डॉक ने यहाँ पे अनाउंस किया 21 सितंबर को, 92 साल के हैं, कि ये चेयरमैन ऑफ फॉक्स कॉर्पोरेशन और न्यूज कॉर्पोरेट से स्टेप डाउन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब फर्जी का स्टेप डाउन है, इनका जो इन्फ्लुएंस है मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर ये उसके बाद भी बना रहेगा, ये अपने आयरन कमांड को छोड़ने वाले नहीं है। भाई देखिए, मिस्टर रूपर्ट मुर्डॉक के पास प्लेंटी ऑफ क्लाउड है, फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री। देखिए, इस पर्टिकुलर मीडिया मुगल ने पूरी दुनिया में मीडिया किस प्रकार से काम करेगी इसको लिटरली डिफाइन किया है। मीडिया आप कह लो एक पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन डेमोक्रेसी के पिलर से इसको हटा के ओवरऑल इसको एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप किया है, जो कि कॉमर्शियल और प्रॉफिट मोटिव पे काम करती है।
तो बेसिकली रॉबर्ट मुर्डॉक के रोल को बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है। ओवरऑल इस इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को कम किया है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बीच में जो इंपॉर्टेंट रोल होता था मीडिया का उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। मीडिया को लिटरली इसने एक इंडस्ट्री में बदल के रख दिया, एडिटर्स की इंपॉर्टेंस को कम किया और एडिटर्स की बजाय न्यूज़पेपर ऑफिसेज में मैनेजर्स को बैठा दिया। और आज की डेट में ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब स्टेप डाउन कर रहा है तो दुनिया भर के मीडिया मुगल्स बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, बकवास बातें हैं, ये कुछ स्टेप डाउन नहीं करेगा, मीडिया के ऊपर इसकी जो आयरन क्लैड कमांड है वो बनी रहेगी। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, काम भर की सारी न्यूज़ेस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाइएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।